हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने एयर की बात की थी और आज हम बात करने वाले हैं वाटर की। ठीक है, देखेंगे कि जो वाटर टॉपिक है आपका, ये टॉपिक नंबर 5 है। ठीक है, इसके पहले हम एनवायरनमेंट पढ़ चुके हैं, इनसाइड अर्थ, आर चेंजिंग अर्थ, और एयर की बात लास्ट हमने कर ली। एयर के एक दो जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स भी नहीं, बस मुझे कुछ ड्रॉ करके आपको सिखाना है, तो एक दो डायग्राम के बाद फिर हम बात करेंगे वाटर की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसे। हाँ, और इसमें आपका लास्ट चैप्टर होगा लाइफ इन द डेजर्ट, और इसके पहले ह्यूमन एनवायरनमेंट और इंटरेक्शन की बात करेंगे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ये आपका क्लास 7 का और एनवायरनमेंट का बुक होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, लास्ट हमने बहुत सारी जो बातें हैं एटमॉस्फेयर के बारे में वह की, कंपोजिशन देखा, स्ट्रक्चर की बात की। ठीक है, ये सारी बातें हमारी कल की क्लास में हुई। आज शुरुआत करते हैं हम एक क्वेश्चन से। Which of the following adds CO2 in the carbon cycle of the planet? जैसे कि लास्ट हमने O2 साइकिल की बात की थी। ठीक है, वाटर साइकिल की भी बात हो गई। O2 साइकिल में हमने क्या देखा था कि एटमॉस्फेयर में, ठीक है, O2 साइकिल याद है ना आपको, एटमॉस्फेयर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, याद रखना, ये पीवाईक्यूज है, यूपीएससी ने पूछा हुआ था। और आपने जो अब तक पढ़ा है, क्या आपसे उसमें इस क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है नहीं, उस चीज को समझाती हूँ। तो देखो, हमने वाटर साइकिल में सॉरी ऑक्सीजन साइकिल में हमने क्या देखा था कि एटमॉस्फेयर में जो ये ऑक्सीजन पहुंच रही है, इन्हें कौन पहुंचा रहा है? जो ग्रीन ट्रीज है ना, जो ग्रीन ट्रीज है, जो ग्रास तो ये सब ऑक्सीजन जो है, O2 जो है वह छोड़ते हैं, है ना। और ये क्या कर रहे थे? ये जो है CO2 को ले रहे थे अपना खाना बनाने के लिए। और ये CO2 को रिलीज कौन कर रहा था? ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन एंड एनिमल्स इसको रिलीज कर रहे थे। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से इन्होंने O2 लिया हुआ था और इस तरीके से पूरा जो O2 साइकिल है, ऑक्सीजन चक्र है, वह चल रहा था। ऐसे में हमने देखा कि यहाँ पर जो ग्रीन ट्रीज है, ये क्या कर रहे हैं? जो हरे पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, ये अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उससे ये फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं। और याद रखना कि फोटोसिंथेसिस जो है वह CO2 में योगदान देता है नहीं, कंट्रीब्यूट करता है नहीं, 2 बार यूपीएससी पूछ चुका है। सो यहाँ पर हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, इससे CO2 ऐड होगा कि इससे O2 ऐड होगा। अगर आप केवल इसको हटा पाते ना, तब ये जो क्वेश्चन है, आप इसमें 2 स्टेटमेंट तो हटा देते। देखो, अब ये जो एलिमिनेशन मेथड है, अब इसका भी एलिमिनेशन हो चुका है। अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा हो, जो अभी रिसेंटली आपका 2023 का हुआ है, तो अब आपको 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर करके जो ऑप्शन है वह यूपीएससी देने लगी। और ऐसे में आप अब ये सुविधा नहीं रही कि अगर आपको एक नहीं पता और अगर तुक्के से मान लो आपका आंसर आ रहा है, तब वो एलिमिनेशन खत्म कर दिया। अब हम देखेंगे कि देखो, जब वॉल्केनिक एक्शन होगा, हमने देखा कि ज्वालामुखी विस्फोट जब होगा, तो यहाँ पर क्रेटर से बहुत कुछ निकलेगा और उसमें जलवाष्प भी होगा, वेपर भी होगा, बहुत सारे गैसेस भी होगी, और डेफिनेटली गैसेस, सभी तरह की गैसेस होंगी, CO2 भी होगा, तो वॉल्केनिक एक्शन में होगा। रिस्पायरेशन की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने एनिमल एंड ह्यूमन रिस्पायरेशन की बात की थी। इन्होंने O2 को जो है वह लिया और रिलीज किया CO2 को। तो क्या कर रहे हैं? ये CO2 को रिलीज कर रहे हैं, रेस्पायरेशन। डेफिनेटली डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इससे भी जो है वह CO2 रिलीज होगा। और इस तरीके से आंसर होगा 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पर कल जो हमने O2 साइकिल समझी थी, अगर ये भी आपको याद है, आप बहुत इजीली इसका आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो, लास्ट हमारी बात जो है कल, वह हमने टाइप ऑफ रेनफॉल की हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, रेनफॉल का मतलब होगा क्या? रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें, वर्षण, तो हमने क्या देखा था वर्षण में? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, वर्षण में हमने क्या देखा था कि जो जलवाष्प है, जो वाटर वेपर है, ठीक है, तो ये कहाँ जा रही थी? ये एटमॉस्फेयर में जा रही थी।
और चूंकि जब ये ऊपर जा रही थी तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो उससे जो टेम्परेचर है वह कम होता जाएगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो ये जो वेपर है वह ठंडी होकर किसमें तब्दील हो जाएगी, वाटर में बदल जाएगी, पानी के कणों में बदल जाएगी। और जब कंडेंसन होगा, जब संघनन होगा, तो इससे ये जो जलवाष्प थी और ये पानी में बदल गई, और ऐसे में फिर ये वर्षण के रूप में, प्रेसिपिटेशन के रूप में जमीन पर आ जाती है। तो ये रेन था। और हमने देखा कि रेन के जो है वे 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। रेन के जो है वे 3 टाइप्स होते हैं, और उसमें से एक टाइप होता है संवहनीय वर्षा यानी कन्वेंशनल रेन्स, कन्वेंशनल रेन, ठीक है। अब देखो कि यहां पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, हालांकि जब हम क्लाइमेट जो पूरे प्रदेश है ना, क्लाइमेटोलॉजी जब आगे हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किस जगह की जलवायु कैसी है, और उसमें हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। तब देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन कहां से पूछा, हालांकि आगे हम ये पढ़ेंगे, ये आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। ईच डे इज मोर और लेस द सेम, द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विथ अ सी ब्रीज एंड सन क्लाइम हाई इन द स्काई, heat mount up, dark cloud form, and then rain come a thunder and lightning, but the rain is soon over। ठीक है, बहुत ही, अगर हम देखें तो सूर्य का जो प्रकाश है वह बहुत तेज होगा, गर्मी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और बहुत ज्यादा बिजली चमकेगी, मूसलाधार बारिश होगी, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी। द रेन इज सून ओवर। और ये जानते हो, ये यहाँ पर जो वर्षा की बात की गई है, ये इक्वेटोरियल की बात की गई है, विषुवतीय प्रदेशों की, विषुवतीय प्रदेशों की, ठीक है। अब देखो इक्वेटोरियल की जब हम बात करेंगे, इक्वेटोरियल क्या है, हम जब अर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, जो लगभग पृथ्वी को बीच से बांट रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल कहते हैं, ठीक है। इक्वेटर है आपका, और यहाँ पर जो जिस तरह का क्लाइमेट बनता है उसको इक्वेटोरियल प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पर जैसे कि हम बात करेंगे जो अमेजन बेसिन है, ठीक है, जो ब्राजील या फिर हम अफ्रीका के उन पट्टियों की बात करें जहां पर इस तरह का है, जैसे कि एनाकोंडा वगैरह जो जीव है वह इस तरह में पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्षा होने से दलदली एरिया बनता है, और ऐसे में इस तरह के जो रेप्टाइल्स होते हैं, इन सबके बढ़ने के लिए, इन सबके डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है। तो यहाँ पर इस तरह के से क्वेश्चन जो है वह एक रीजन से पूछा गया था, क्लाइमेट रीजन, आगे हम पढ़ेंगे। अब देखो तो यहाँ पर मैंने आपको रेन बताया, रेन के 3 टाइप्स होंगे, ठीक है। रेन के 3 टाइप में से एक तो आप समझ गए इसके माध्यम से, बाकी 2 मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बाकी 2 देखो कि हम यहाँ पर साइक्लोनिक रेनफॉल की बात करें, साइक्लोनिक चक्रवातीय वर्षा, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये जो चक्रवात है, चक्रवातीय वर्षा कैसे होगी, तो यहाँ पर ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल बहुत छोटी छोटी सी जानकारी आपको दी गई है, बहुत विस्तार में नहीं चलेगी, क्योंकि आगे हमें वर्षा में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब 2 डिफरेंट जो एयर मास है वह मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि एक वार्म एयर थी, एक गर्म थी, ठीक है, एक वार्म एयर थी, दिख रहा होगा आई थिंक, और एक जो है वह कोल्ड है। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों का मिलना होगा, तो उससे जिस तरह की वर्षा होगी वह क्या होगा, एक चक्रवात पैदा होगा। जैसे कल हमने बात की थी कि लो प्रेशर एरिया के बीच में, है ना, लो प्रेशर एरिया जो है वह बीच में होगा, और इसके चारों तरफ जो वाइंड है वह सर्कुलर इसमें सराउंडिंग वे में घूम रही है। तो ये लो प्रेशर एरिया के इस तरह के जो केंद्र हैं वो क्या कहलाएंगे, साइक्लोन कहलाएंगे, ठीक है। एंटी साइक्लोन में हमने देखा था कि बीच में हाई प्रेशर होगा और उसके चारों तरफ जो वायु राशियां हैं वह बहुत तेज दौड़ रही होंगी, बहुत रैपिडली जो सर्कुलेशन है वह चल रहा होगा। और यहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि नॉर्थ और साउथ में इनका जो डायरेक्शन है, किसका क्लॉकवाइज होगा, किसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये आपका चक्रवात की बात हो गई। अब देखो कि यहां पर हमने देखा कि जो 2 एयर मासेस है जो कि डिफरेंट डेंसिटी के हैं, डिफरेंट टेम्परेचर के हैं, ये मिल रहे हैं, उसके बाद ये जो बारिश है वह हो रही है, ठीक है। अब देखो कन्वेंशनल रेस की अगर हम बात करेंगे, कन्वेंशनल जो रेनफॉल है यानी संवहनीय वर्षा, ठीक है। तो संवहनीय वर्षा में क्या होगा, संवहनीय वर्षा अगर अभी हमने देखा कि इक्वेटोरियल जो प्रदेश है, इक्वेटोरियल जो विषुवतीय प्रदेश है, यहां पर इस तरह की वर्षा होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर जो सनरेज है वह बहुत ज्यादा जो है वह पड़ती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी। और अगर देखो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तब ऐसे में जो एयर मास कल हमने पढ़ा, ठीक है, तो एयर मास क्या होगा बच्चों, जो वायु राशि है वह गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, गर्म होकर हल्की हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। अब देखो ज्यादा मात्रा में गर्म होकर ऊपर उठ रही है, तब ऐसे में क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर है, ज्यादा मात्रा में जो इस तरह का वाटर वेपर और सारी चीजें हैं, वायु राशि है वह ऊपर उठ रही है, तो वर्षा ज्यादा होगी। लेकिन चूंकि ये जो वर्षा है वह बहुत चमक और बहुत
कड़ाकेदार मूसलाधार बारिश होती है, बट ये बहुत जल्दी जो है वह ओवर भी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका संवहनी वर्षा की हमने बात की। अब देखो रिलीफ या ओनोग्राफिक। अच्छा ये बताओ, आपने वेस्टर्न घाट सुना? एक टाइप देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, तो वेस्टर्न घाट पर किस तरह का रेनफॉल होगा? क्या साइक्लोनिक रेनफॉल होगा, कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा, या फिर रिलीफ या ओनोग्राफिक रेनफॉल होगा? पर्वतीय वर्षा होगी, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि पर्वतीय वर्षा होगी, ठीक है। अब पर्वतीय वर्षा का मतलब ये है, देखो कि वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है ना, जो पश्चिमी ढाल है, इस पे ज्यादा वर्षा होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 400-500 जो सेंटीमीटर है वर्षा हो रही है, लेकिन जब हम इसके ईस्टर्न स्लोप की बात करेंगे, है ना, अगर हम इसके पूर्वी साइड की बात करेंगे, तब यहां पर जो बारिश है वह हो सकता है 150 से 200 सेंटीमीटर होती हो। तब इन दोनों के बीच में अंतर क्यों है? हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वायु राशियां आई वो ऊपर उठ गई, जो एयर मासेज है वह आया और ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने के साथ साथ ये जो है वह कैसी हो गई, ठंडी हो गई, और बारिश जो है वह इसी तरफ हो गई, है ना। तो वेस्टर्न स्लोप पर बारिश ज्यादा होगी। ईस्टर्न स्लोप से उतरते उतरते बच्चों ये जो वायु राशि है वह गर्म हो जाती है और इनसे वर्षा नहीं होती। और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या कारण है कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप जो है वहां पर रेनफॉल ज्यादा होगी, और अगर हम ईस्टर्न स्लोप की बात करेंगे तो यहां पर रेनफॉल जो है वह कम होगी। अगर हम यहाँ के दो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज की बात कर ले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक एरिया ऐसा है जहां पर 100 और 150 सेंटीमीटर के आसपास जो वर्षा है वह हो रही है, लेकिन वही हम पश्चिमी ढाल की बात करेंगे ईस्ट वेस्टर्न घाट के ही, है ना, तो हम देखेंगे कि ये जो वेस्टर्न स्लोप होगा यहां पर जो वर्षा है वह 400 और 500 सेंटीमीटर के आसपास होगी। तो ये कौन सा रेन टाइप हो गया? ये हो गया रिलीफ या ऑर्नोग्राफिक रेन टाइप, ये हो गया वर्षा, पर्वतीय वर्षा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये 3 तरह की वर्षा होगी। अब आगे हम देखते हैं। अच्छा ये देखो, कल हमने ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो, एक्सोस्फेयर की बात की। ओजोन मंडल कहां पर है? ओजोन लेयर कहां है इसमें? ओजोन लेयर बताओ जरा। चलो अब देखो, एयर मासेस तो हम देख चुके थे, है ना। और अगर हम यहाँ पर विंड के टाइप्स की बात करें, पवनों के प्रकार की बात करें, तो 3 तरह का जो विंड है वह होता है, ठीक है। एक होगा परमानेंट, एक होगा सीजनल, एक होगा लोकल। परमानेंट एक होगा आपका स्थायी, एक होगा आपका मौसमी, ठीक है, और एक होगा आपका लोकल यानी स्थानीय, ठीक है। तो ये तो कल ये बात भी हमारी हो चुकी थी। स्थाई मतलब हम देखे जैसे कि ट्रेन विंड्स है, व्यापारिक पवने हैं, वेस्टर्लीज है, पछुआ पवने हैं, ईस्टर्लीज है। ये परमानेंट विंड्स है और ये ब्लो करती है कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूरे साल भर आराम से बहती रहती है, स्थायी पवने हैं, ठीक है। सेकंड, हम जब सीजनल विंड्स की बात करेंगे तो दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शंस इन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जांपल मॉनसून इन इंडिया। अब देखो कि मॉनसून का मतलब ही होता है कि एक रिवर्सल विंड सिस्टम, मॉनसून का मतलब ही क्या होता है? रिवर्सल विंड सिस्टम। इसमें सीजनल विंड में थोड़ा सा मॉनसून को देख लो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी क्या चल रहा है? गर्मी का मौसम है, और अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे यहाँ जो वर्षा हो रही है वह गर्मियों में हो रही है, ठीक है। अब देखो, दक्षिण पश्चिम थोड़ा सा इस बार लेट आया मॉनसून, है ना। साउथ वेस्ट मॉनसून से हमारे यहाँ वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम से चूंकि प्रवेश करती हैं ये धाराएं, तो हम साउथ वेस्ट मॉनसून कह देते हैं। तो अभी अगर हम देखें, चूंकि गर्मी है बच्चों, गर्मी है, तो ये जो उत्तरी मैदान है और बाकी सब जगह अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो पवने यहाँ पर गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगे। एयर मास जो है वह वार्म होगा, लाइट होगा, है ना, ऊपर की तरफ जैसे ही उठेगा तो यहाँ पर ऊपर उठ जाएगा, और यहाँ पे एयर प्रेशर कैसे होगा? एयर प्रेशर कम हो जाएगा, निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। अगर आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर एकदम अटेंटिव होकर सुनोगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा।
बहुत सारी चीजें, पर समझने की कोशिश करो, ठीक है। सारी चीजों को जोड़ हम इसलिए रहे क्योंकि आगे हमें ये सारी चीजें पढ़ना है। कुछ चीजें यहाँ पढ़ लोगे भले भूल जाओ, आगे काम आ जाएंगी। अब देखो बच्चों की लो प्रेशर एरिया है, तुलनात्मक रूप से जो आपका हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, वहां पर हाई प्रेशर एरिया होता है। और यहाँ पर जो पवने हैं, कल ही हमने देखा था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। चूंकि ये महासागरों से जाएंगी, ओशियन सरफेस से जाएंगी, इनमें मॉइस्चर होगा, आर्द्रता होगी होगी और आर्द्रता जब होगी तो ये वर्षा करेंगी। आगे समझ में, यही लो प्रेशर हाई प्रेशर। अब देखो जैसे मौसम बदलेगा, ठंड आएगी, तब क्या होगा, तब हम देखेंगे कि अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो ये जो यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया क्योंकि ठंड हो गई, पवनें ठंडी होकर नीचे बैठने लगी, वायु दाब यहाँ पर बढ़ गया। वायु दाब का मतलब क्या था कि अर्थ सरफेस पर हम एक तरह से जो एयर मास का जो वेट होता है ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु का जो भार है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। और तुलनात्मक रूप से आपका जो ओशियन सी है, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, तब हवाएं कैसे चलेंगी, हाई से लो। अब चूंकि ये स्थल से आ रही हैं, लैंड मास से आ रही हैं, तो ऐसे में इनमें मॉइस्चर नहीं होगा, तो ये बारिश नहीं करेंगी। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट है कि क्यों कोरोमंडल पर बारिश क्यों होगी, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, सब हम आगे पढ़ेंगे मॉनसून में। अभी हमने समझ लिया कि सीजनल अगर हम विंड्स की बात करें तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या है, मानसून। मानसून मतलब मौसम के अनुसार जिसमें जो डायरेक्शन है विंड्स का वह चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, वही तो सीजनल हो गया। तो ये आपका मॉनसून कैसा है, सीजनल विंड सिस्टम है, ठीक है। अब लोकल विंड, लोकल विंड की हम बात करेंगे, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान में लू जो है ना, जो इस वक्त आप देखेंगे, तो ये कैसा विंड सिस्टम है, ये एक पर्टिकुलर एरिया में, पूरे विश्व में नहीं है, तो हम इसको कह देते हैं लोकल विंड सिस्टम, जो किसी स्थानीय जगह पर होता है। अच्छा, इसको समझता है, ठीक है। ये बेसिकली यहां पर बताया हुआ कि कहां पर हाई प्रेशर होगा, कहां पर लो प्रेशर होगा, ठीक है। चलो आओ समझते हैं। ये बताओ, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर की हम एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, लास्ट हमने समझा था कि अगर हम यहां पर 0 डिग्री की बात करें, ठीक है, तो 0 डिग्री आपका क्या होगा, इक्वेटर हो, ठीक है। और जब हम विषुवत रेखा इक्वेटर की बात करेंगे तो यहां पर आपको याद रखना है, इक्वेटर पर जो सूर्य की किरणें हैं वो हमेशा वर्ष भर जो है वे सीधी पड़ती हैं, और इस वजह से यहाँ पर ज्यादा जो सनरेज, जो टेम्परेचर है, जो सूर्य की किरणें हैं वह ज्यादा पड़ेंगी, तो ऐसे में यहाँ पर ज्यादा जो तापमान है वह मिलेगा। तो ये जो बेल्ट है इसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर कैसे होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है। कैसा होगा, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, आया समझ में। अब देखो आगे समझो इसमें। टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर में और एयर प्रेशर में सेम रिलेशन होगा, या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी एक तरह से कहते हैं कि अलग रिलेशन होगा, है ना। और ये अलग रिलेशन क्या होता है बच्चों, कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज जो है वह कम हो जाएगी, ये वाला रिलेशन इसमें होगा। अब ऐसे में हम देखते हैं, देखो इस चीज को पढ़ लो, याद कर लो, कि हम देखेंगे अगर जो टेम्परेचर है वह हाई होगा तो एयर प्रेशर कैसे होगा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, एयर प्रेशर लो होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो एयर प्रेशर जो है वह कैसा होगा, लो हो जाएगा, ठीक है। समझे इस बात को। अब खुद सोचो कि यहां पर मैंने कहा कि जो सूर्य की किरणें हैं, ठीक है, जो सोलर एनर्जी है ये यहां पर ज्यादा मिल रही है, तो यहां पर लो प्रेशर होगा, ठीक है। और चूंकि हम इसको क्या बोलते हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर अभिसरण
पेटी, है ना, अंत अभिसरण, हम इसको पेटी बोलेंगे। तो यहां पर आपको याद रखना है बच्चों कि इसे हम क्या कहेंगे, इसे इक्वेटोरियल लो भी कहा जाता है, इसको डोलड्रम भी कहा जाता है। डोलड्रम यानी शांत पेटी, डोलड्रम इंग्लिश में भी डोलड्रम, ठीक है, डोलड्रम या शांत पेटी, डोलड्रम या शांत पेटी, या इसको इक्वेटोरियल लो भी कहा जाता है, इक्वेटोरियल लो। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, समझे क्या क्या कहा जाता है, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र। तो यहाँ पर ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो हर जगह काम करेगा। अब अगर मैं कहीं टेम्परेचर कम कर दूं तो अपने आप समझ जाना कि टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब हवाएं ठंडी होकर भारी होकर नीचे बैठ रही है, इसका मतलब एयर प्रेशर ज्यादा होगा। ज्यादा मात्रा में नीचे बैठेंगी तो नीचे की जगह ज्यादा भर जाएगी ना, तो एयर प्रेशर कैसे होगा, वहां पे ज्यादा होगा, है ना। समझ गए इस चीज को, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सभी जगह के इस तरह के जो प्रेशर बेल्ट है वह बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो आगे हम चलते हैं, 30 डिग्री से 35। अच्छा पहले 0 से 30 डिग्री चलते हैं, चलो ये आपका 0 था, इसके बाद हम चलते हैं 30 डिग्री। ये हो गया आपका 30 डिग्री नॉर्थ, और यहां हो गया आपका 30 डिग्री साउथ, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। याद रखना कि ये जो इक्वेटोरियल लो होगा ना, लगभग ये 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। याद रखना बच्चों कि यहां पर जो विंड सिस्टम होगा, यहां पर व्यापारिक पवनें चलती हैं, यहां पर जो है वह व्यापारिक पवनें चलेगी दोनों तरफ, व्यापारिक पवनें चला करती हैं, ट्रेड विंड्स। लेकिन देखो इनकी दिशा अलग अलग होगी, ठीक है। ये जो ट्रेड विंड्स होंगी ना, इनकी जो दिशा है वह अलग अलग होगी, इसलिए इसका जो नाम है वह चेंज कर दिया जाता है। याद रखना कि नॉर्थ में इसकी जो दिशा है वह नॉर्थ ईस्ट होगी, इसका जो डायरेक्शन है वह नॉर्थ ईस्ट होगा। और अगर हम ट्रेड विंड्स की बात करें जो कि साउथ में है, 30 डिग्री 0 से 30 डिग्री साउथ में है, इसका जो दिशा है वह क्या होगी, साउथ ईस्ट होगी। डायरेक्शन याद है ना, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर याद रखो कि यहां पर जो बेल्ट बनेगा, यहां पर किस तरह का प्रेशर बेल्ट बनेगा, ये तो आपने विंड्स की बात कर ली, हम विंड सिस्टम भी साथ साथ समझ रहे हैं, ठीक है। चलो यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा बच्चों, हाई प्रेशर बेल्ट। यहां पर लो प्रेशर था, यहां पर हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर क्यों बनेगा जानते हो, क्योंकि यहां पर ये जो पवनें ऊपर उठ रही हैं, ये आगे जाकर ठंडी हो जाती है और यहां पर बैठ जाती है लगभग 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ जो है वह जाकर नीचे उतरती है, इसलिए इस एरिया में जो है वह हाई प्रेशर बेल्ट जो है वह क्रिएट हो जाता है, क्लियर है। हाई प्रेशर बेल्ट जो है वह क्रिएट हो जाता है, इसको कहेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, उपोष्ण उच्च दाब। ये क्या होगा आपका, सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। याद रखना ये दोनों तरफ है ना, यहां पर भी सेम है, इसे भी कहेंगे उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब देखो, ठीक है, समझ गए ना कि ये कहां पर होगा, ये 30 डिग्री के आसपास बनेगा। अब देखो एक और, आपने अगर हॉर्स लैटिट्यूड सुना हो, ठीक है, हॉर्स 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 लैटिट्यूड, हॉर्स अक्षांश भी इसको कहा जाता है, इसको और एक बार देख लो, एक एक करके सारी चीजों को समझोगे ना अपने आप समझ में आएगा।
हॉर्स अक्षांश जो है बच्चों में कहाँ कहाँ होगा, ये दोनों तरफ होगा, नॉर्थ में भी होगा साउथ में भी होगा। तो 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री नॉर्थ है ना, और 30 से लेके 35 डिग्री साउथ। तो इसके बीच में ये छोटा सा जो ये प्रेशर बेल्ट बनेगा, इसको हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, ये दोनों तरफ होगा, ध्यान रखना, हॉर्स लैटिट्यूड 30 से 35, 30 से 35 नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ होगा, हॉर्स लैटिट्यूड होगा ये। अब हम आगे चलते हैं 35 से लेके 60 के बीच में। ठीक है, दोनों साइड यहां पर किस तरीके का प्रेशर बेल्ट होगा, ये हम 65 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 35 से अच्छा 35 से चलते हैं, 35 से 60 डिग्री नॉर्थ और 35 से 60 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो प्रेशर बेल्ट है वह कैसे होगा, और यहां पर किस तरह का प्रेशर होगा उसे भी समझो। ठीक है, अब देखो यहां पर जो है बच्चों, ये यहां पर जो पवने चलेंगी उनको वेस्टर्लीज कहा जाता है, पछुआ पवने। वेस्टर्लीज दोनों तरफ होंगी। तो पछुआ पवने कहाँ चल रही है, 35 से लेके वेस्टर्लीज। ठीक है, 35 से लेके 60 के बीच में किस तरह का किस तरह की पवने चलेंगी, पछुआ पवने चलेंगी। ठीक है, और यहां पर देखो पछुआ पवने जो है इनका डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, दोनों जगह जो डायरेक्शन है यहाँ पे ये चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, जहां पे हाई प्रेशर होगा वहीं से तो चलेंगे ना, हाई प्रेशर से यहाँ पे तुलनात्मक रूप से लो प्रेशर होगा। तो इस तरीके से ये जो पवने हैं चलेंगी। तो वेस्टर्ली का जगह क्या हो गया, 30 से लेके 60। एक क्वेश्चन देख लो, कल शायद मैंने आपको इसका एक क्वेश्चन दिखाया था वेस्टर्ली वगैरह का, है ना। ओके, आज मैंने ऐड नहीं किया, आगे रिवीजन में दिखा दूंगी। तो यहाँ पर हमने वेस्टर्ली की बात की कि इन दोनों जगहों, ये जो अक्षांश है 35 से लेके 60, इनके बीच में जो वेस्टर्लीज है ये चला करती हैं। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर किस तरीके के बेल्ट बनेंगे। तो यहाँ पर 60 डिग्री में यहाँ पर होंगे लो प्रेशर। ठीक है, दोनों जगह किस तरह के प्रेशर होंगे, लो प्रेशर। यहाँ पर ये लो प्रेशर था, रेड से ही मैंने बताया था, यहाँ पे भी रेड से ही कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके का बेल्ट बन गया, यहाँ पर किस तरीके का बेल्ट बन गया, लो प्रेशर एरिया बना। और इस लो प्रेशर एरिया को जानते हो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों सब पोलर, उपध्रुवीय, है ना, सब पोलर, सब पोलर लो प्रेशर एरिया, सब पोलर लो प्रेशर एरिया। अधो ध्रुवीय, अधो 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 ध्रुवीय, ध्रुवीय नहीं होगा, ध्रुव तो यहाँ आएगा ना। तो यहाँ पर अधो ध्रुवीय उच्च निम्न दाब पेटी। बहुत सारी चीजें साथ में बता दी है ना, कंफ्यूज मत होना, बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। सब पोलर लो प्रेशर, एक दो बार पढ़ोगे चीजें सरल हो जाएंगी बच्चों, है ना। अभी आपको थोड़ा सा हो सकता है कठिन लग रही हो। ये निम्न दाब है। अच्छा खुद बताओ, अब हम आते हैं थोड़ा सा ध्रुवों की बात करते हैं। ये हो गया आपका साउथ हेमिस्फीयर, ये हो गया आपका नॉर्थ। ठीक है, अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात कर ले तो हमारे जो ये ध्रुव है वह कैसे है, यहाँ पर कभी भी सूर्य की किरणें जो है वह सीधी नहीं पड़ती, और इस वजह से यहाँ पर याद रखना कि जो टेम्परेचर है वह बहुत कम होता है। और अगर टेम्परेचर कम है तब एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, हाई होगा, डेफिनेटली हाई होगा। तब इस तरीके से आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये जो आपके ध्रुव है यहाँ पर किस तरह का होगा सिस्टम, तो ये आपके हाई प्रेशर एरिया होंगे। ठीक है, ये आपके हाई प्रेशर एरिया होंगे, समझ गए। अब हाई प्रेशर एरिया है तो जो पवने हैं वह किस तरफ से चलेंगे, हाई से लो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ है इतना।
ये क्लियर हो गया? एक एक करके समझोगे अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। जो रेड कलर है यहाँ पे ये लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं। लो प्रेशर एरिया एक तो 60 डिग्री पे बन रहा है और एक आपका 30 डिग्री पे बन रहा है, ठीक है। 30 से 35 डिग्री की अगर हम बात करें, इसके बीच के जो लैटिट्यूड है, अक्षांश है, उनको हॉर्स अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली हम देखेंगे कि पहले के जो व्यापारी है, जब वह घोड़ों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो यहाँ पर जो प्रेशर जिस तरीके का क्रिएट होता था, जिस तरह की वेव्स उठा करती थी, तो उसके चलते वे क्या करते थे, वजन कम करने के लिए अपने जहाज से घोड़ों को फेंक दिया करते थे समुद्र में। तो यहाँ पर इसलिए इसका भी जो नाम है वह हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया, है ना। ये 30 से 35 के बीच का, और दोनों साइड होगा, नॉर्थ भी और साउथ भी। उसके बाद देखो वेस्टर्ली कहाँ चलेंगे और व्यापारिक पवने कहाँ चलेंगे। व्यापारिक पवने 0 डिग्री, मतलब या फिर हम इक्वेटर कह दें तो इक्वेटर के 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ दोनों तरफ चलेंगी। डायरेक्शन अलग अलग होगा। जब हम नॉर्थ की बात करेंगे तो 0 से इक्वेटर से जो 30 डिग्री नॉर्थ है, इसके बीच में जो व्यापारिक पवनें चलेंगी उनका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होगा, और जो 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर चलेंगी उनका डायरेक्शन साउथ ईस्ट होगा, ठीक है। पेटी देख लो, इसको हम क्या क्या कहते हैं, अब फिर से ध्यान से सुनो। इस पेटी को हमने कहा डोलड्रम या शांत पेटी या इक्वेटेरियल लो, इक्वेटेरियल लो कह दिया, ठीक है। इक्वेटेरियल लो प्रेशर एरिया। 30 डिग्री को हमने कहा हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। 30 डिग्री क्या है आपका, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया। आगे जो आपका ये 60 डिग्री वाला पार्ट था, इसको हमने सब पोलर लो प्रेशर एरिया का, सब पोलर का हमने इसको, फिर लो प्रेशर था तो लो प्रेशर एरिया कह दिया। और ये आपके जो उच्च वायुदाब के केंद्र हो गए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये आपका हाई प्रेशर हो गया। इतना क्लियर हो गया? इसके अलावा कुछ नहीं है, अगर आप इसको ठीक तरीके से समझ पाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आया वह इस जगह से आया था कि अगर हम इक्वेटर की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सूर्य तप है, जो सोलर एनर्जी है, यहाँ पर ज्यादा मिलती है। लो प्रेशर एरिया जो है वह क्रिएट होता है, और आईटीसीजेड पर एक तरह से जो वायु है, जो एयर मास है, वह कन्वेक्शनल के रूप में ऊपर उठती है, संवहन धाराओं के रूप में उठती है। और यहाँ पर ज्यादातर जो बारिश होगी वो कैसी होगी, बहुत कम समय के लिए होगी, बट बहुत मूसलाधार बारिश होगी। बहुत मूसलाधार जो बारिश है वह होती है। ये समझ में आया? तो भाई आप लोगों की बड़ी जीत है इस चीज में, है ना, कि चलो इस चीज को समझ पाए, ठीक है। एक और पॉइंट देख लो, इसके आगे एक और पॉइंट। अच्छा, मैंने आपको बताया कि पवनें जो है ऊपर उठ रही हैं, पर कुछ तो दिशा होगी इनकी, कहीं तो जाके बैठेंगी। ये ऊपर उठी, ठंडी हो गई, और इनका जो डायरेक्शन है वह किस तरफ से, हमेशा पवनें लो से हाई प्रेशर से अगर लो प्रेशर की तरफ जा रही है तो पवनें किस तरफ से किस तरफ चलेंगी, ये बात भी ध्यान रखो। अब देखो, अब यहाँ पर अब ध्यान से सुनना, इक्वेटर से पवने जो है वह ऊपर उठी, दोनों तरफ चली गई, ठीक है। 30 डिग्री पर जो है 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, इस पर नीचे उतरी। और ये जो पूरा साइकिल बना ना, ये जो पूरा एक सर्किल बना, इस सर्किल को कहा जाता है हेडले सेल। तो हेडले सेल क्या है 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, है ना, जो पवनों का नीचे उतरना है, इसे हम कहेंगे हेडले सेल। अब आगे देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ। इसके बीच में जो ये पूरा क्रम चलेगा, ठीक है, इसके बीच में ये जो पवनों का उतरना चढ़ना होगा बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फेरल सेल। क्या कहेंगे, फेरल। हेडले क्या था, हेडले याद रखना, ये बीच में इक्वेटर वाले पार्ट से था, ठीक है, क्लियर है। और अगर हम पोलर सेल की बात करेंगे तो आप समझ ही जाओगे, आपको कंफ्यूजन होगी फेरल और हेडले में, लेकिन आप पोलर से तो इजीली समझ जाओगे कि पोलर के पास होगा, है ना। तो यहाँ पर जो पवनें हैं वह कुछ इस तरीके से चलती रहती है। तो यहाँ पर ये जो पूरा इनका सर्किल होगा, एक जगह से गर्म होकर ऊपर उठना, नीचे जगह ठंडे होकर बैठ जाना, तो ये जो पूरा साइकिल है, इसको हम इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में इस पूरे साइकिल को हेडले कहेंगे। 30 से लेके 60 के बीच में ये जो पूरा साइकिल चलेगा उसको हम फेरल सेल कहते हैं। और जब हम पोलर सेल की बात करेंगे तो ये आपका 60 डिग्री से लेके आपका 90 डिग्री के बीच में होगा। समझ गए इस बात को? समझ में आ गया? बाकी अगर अब मैं आपसे वेस्टर्ली कहूं तो आप कहाँ जाएंगे,
वेस्टर्ली कहूँ तो आप 30 से 60 के बीच में जाएंगे, ठीक है। ट्रेड पब ने कहूँ अगर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, साउथ ईस्ट ट्रेड, समझ जाएंगे कि ये कहाँ इक्वेटर से लेके 30 डिग्री तक जा रही है, ठीक है। अगर मैं आपसे अब हॉर्स लैटिट्यूड की बात करूं, ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड की बात करूं, तब भी आप समझ जाएंगे कि 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड की यहाँ पर बात हो रही है। और अगर मैं पोलर ईस्टरलाइज और पोलर यहाँ पर ईस्टर्लीज की बात करूं तो आप समझ जाएंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो बात है वह हो रही है। इतना क्लियर हो गया बच्चों? मैंने बहुत कोशिश की कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो, भले हमारा 30 मिनट जो है वह इसी में चला गया। अब नेक्स्ट 1 आवर हम वाटर पढ़ते हैं, ठीक है। ये समझाना भी बहुत जरूरी था, पूरा एयर हमने इसमें समझ लिया है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलो, तो हमने इसमें क्या कवर किया? एयर प्रेशर और रेनफॉल। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर 4 था एयर, है ना, इसके भी 2 टॉपिक हमने आज की क्लास में कवर किए। आप जब पीडीएफ देखो तो आपको आसानी से समझ में आए, इसलिए यहाँ लिख देती हूँ। एक तो हमने रेनफॉल की बात की, है ना, टाइप्स ऑफ रेनफॉल की बात की, और फिर हमने जो आपके एयर प्रेशर बेल्ट बन रहे थे, एयर प्रेशर जो बेल्ट थे, इसको हमने समझा। अब हम बात करेंगे वाटर की। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, वाटर, ठीक है। आ जाओ, बाहर आ जाओ भाई, उस हेडले और फेरल सेल से बाहर आ जाओ। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आपको बताता है कि वाटर साइकिल जो है वह किस तरीके से चलती है, ठीक है। जल चक्र की बात करेंगे। सेकंड हम इसमें बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे मेजर सी, लेक्स एंड रिवर, ओशियन सर्कुलेशन की बात करेंगे, महासागरीय परिसंचरण, ओशियन सर्कुलेशन, ठीक है। और इसमें भी अगर हम महासागरीय परिसंचरण में 3 बातें समझते हैं। महासागरीय परिसंचरण, सर्कुलेशन, जल का ऊपर नीचे चारों तरफ दाएं बाएं भागना, परिसंचरण है ना, सर्कुलेट होना, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये जो सर्कुलेशन है ना, ये 3 तरह से बेसिकली होगा। और इसमें फर्स्ट होगा वेव्स, इसमें फर्स्ट होगा वेव्स यानी समुद्री तरंगे। और समुद्री तरंगों का एक बहुत ही विनाशकारी रूप होता है जिसको कि हम सुनामी के रूप में जानते हैं। तो हम यहाँ पर सुनामी की भी बात करेंगे, और 2004 में जो इंडिया को प्रभावित किया था उस सुनामी की भी बात करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे कि महासागरीय परिसंचरण में एक इंपॉर्टेंट होता है टाइड्स, ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा कैसे आते हैं, ठीक है, ज्वार भाटा क्या होता है, इसके बारे में भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूपीएससी ने पूछा हुआ था, एक जगह के बारे में कि वहां पर जो जल है वह उतरता चढ़ता रहता है, बहुत ही सुंदर जगह है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, है ना, एक एग्जाम्पल देके पूछा था। ठीक वैसा ही जैसे आपको इक्वेटोरियल जो रीजन है उसके बारे में जलवायु का एक एग्जाम्पल दिया। और लास्ट हम देखेंगे ओशियन करंट्स। देखो, ओशियन करंट जो है ये पूरा एक चैप्टर हमें आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको काफी कुछ बता दूंगी। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, ठीक है। तो मेजर सी लेक हो गया आपका विश्व के प्रमुख समुद्र, झील, नदियां, प्रमुख समुद्र, झील। काफी क्वेश्चन आए हुए हैं यहां से, याद रखना, बहुत क्वेश्चन आए हैं। वाटर साइकिल, जल चक्र, और 2 क्वेश्चन जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी से आया, 2013 में आया। रिपीट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करते हुए सेम क्वेश्चन 21 में पूछा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, है ना।
जल का वितरण, जल का वितरण। तो ये है आपका ये पूरा चैप्टर, इसको हम एक एक करके जो है वह समझते हैं, ठीक है। अभी तक देखो, अगर हम वाटर साइकिल की बात करें, सबसे पहले वाटर साइकिल समझ लो। वाटर साइकिल का मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि जो जल का एक तरीके से साइकिलिक रूप में सर्कुलेशन, जो उसका फॉर्म चेंज जो है वह होता रहता है। किस तरीके से? कि जैसे कि अगर हम संघनन और वर्षण की बात करें, है ना, कंडेंसेशन यानी संघनन, प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जल वाष्प था उसका पानी में बदलना और वर्षा की बूंदों के रूप में नीचे आना, ये क्या कहलाता है? ये रेनफॉल हो गया। हमने रेनफॉल के टाइप्स की भी बात कर ली। अब ये जो वर्षा का जल है बच्चों, ये बहते हुए कहां पे पहुंच गया? ये महासागरों में पहुंच गया, ठीक है, ये ओशियंस में पहुंच गया। और ऐसे में यहां से ये जो जल है वह वेपोरेशन, इसका जो है इवेपोरेट हो गया, जल वाष्प में बदल गया। सूर्य के प्रभाव से जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा जल वाष्प में बदलेगा और ये कहां पे पहुंच गया? एटमॉस्फेयर में पहुंच गया। एटमॉस्फेयर में पहुंचा, वर्षा के रूप में आया, नदी, झीलों, तालाब, सब जगह से जो पानी है वह आगे बहकर कहां पे चला गया? ओशन में चला गया। तो इस तरीके से जो एक सर्कुलेशन था, वो सर्कुलेशन आपका वाटर साइकिल कहलाया, ठीक है। तो वाटर साइकिल क्या है? द प्रोसेस बाय विच वाटर continually change its form and circulate between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle, है ना। तो हम देख रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम? कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ठीक है, जो लैंड एरिया है, जो भूमि है, और जो महासागर है, जो ओशियन है, इनके बीच में लगातार जो फॉर्म है वह चेंज होता रहता है, जो सर्कुलेशन है वह होता रहता है। और इसी सर्कुलेशन, इसी जो चक्रीय रूप से घूमना कहलाता है, इसको हम जल चक्र कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ गए? ये इंपॉर्टेंट था। अब देखो, यहां पर अब हम बात करते हैं वाटर सोर्सेस की, कि कहां पर कितने परसेंट जो वाटर है वह है, और साथ ही देखेंगे यूपीएससी ने कौन से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। चलो अब सीधे हम आते हैं एक क्वेश्चन पे। अच्छा, क्वेश्चन के पहले भी ये देख लो बच्चों कि आप सभी को वर्ल्ड के मेजर सी, लेक एंड जो रिवर है उसका एक मैप दिया हुआ है, ठीक है। और इसका ये जो मैप है, पेज नंबर 31 है ना। हो सकता है न्यू एनसीईआरटी जो आ गई है उनमें थोड़ा सा पेज आगे पीछे हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये पूरा मैप है। अब देखो आपको होमवर्क इसमें क्या मिल रहा है। होमवर्क आपको करना है, आपके पास जो भी, चाहे स्टूडेंट एटलस हो, चाहे ब्लैक स्वान का एटलस आता है, जो भी आपके पास एटलस है, उस एटलस से आपको इंपॉर्टेंट बॉडीज जो है वह देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि जैसे कि अगर हम कैरेबियन सी की बात करें, अगर हम कैरेबियन सी की बात करें तो यहाँ पर कहाँ पे है ये, ठीक है। अगर हम बात करें अमेजन रिवर की, तो ये जो अमेजोन रिवर है ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। अगर मिसिसिपी रिवर की बात करें तो ये आपका मिसिसिपी रिवर है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हम बात करते हैं। ग्रेट, अगर हम बाकी लेक की बात करेंगे जो भी, वो आप देख लेना। अब देखो, एक सी है आपका ब्लैक सी, काला सागर, ठीक है। अब देखो आपको इसको यूज कैसे करना है। ये जो आपका, अब यहाँ पे आपका कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, ठीक है। अब देखो आपको पढ़ना कैसे, वो भी मैं आपको बता दी। ये आप देखेंगे भूमध्य सागर है, ठीक है, यहाँ पर लाल सागर है, ये आपका अरब सागर है, अरेबियन सी, और ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। तो ये सारे आप देखें, ये ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी, ठीक है, ये गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो यहाँ पर ये सारे आप देख लेना, ठीक है। अफ्रीका की बात करें, आपका नील रिवर हो गया, नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी की बात करेंगे, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, बड़ी मतलब जिसमें, जिसका जो पानी वाला एरिया है वो ज्यादा है, ठीक है, कैचमेंट जो एरिया है वह ज्यादा है। लेक विक्टोरिया की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से कौन सी रिवर निकलती है? देखो मैं बहुत सारा होमवर्क दे रही हूँ। अगर हम ऑरेंज रिवर की बात करें, इंग्लिश में भी इसको ऑरेंज ही बोलते हैं बच्चों, हिंदी में, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये रहा यहाँ पे ऑरेंज रिवर, ठीक है। कॉन्गो रिवर की बात करें, कॉन्गो बेसिन जो आप सुनते हैं, ये आपका यहाँ पर कॉन्गो रिवर है। तो अब आपको करना क्या है, एटलस में कैसे देखोगे? एक तरीका,
एक तरीका जो कि हम समझते हैं यूपीएससी के पीवाईक्यू से 21 में अगर देखेंगे तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, एक तरफ जो है वह रिवर लिख दिया और दूसरी तरफ जो है फ्लोज लिख दिया, है ना। तो जैसे कि मेकोंग रिवर की बात करें तो मेकोंग रिवर जो है वह कहाँ पर जा रही है, अंडमान सी लिखा हुआ था। थेम्स की बात करें, वोल्गा नदी की बात करें, वोल्गा रिवर, ठीक है। और अगर हम तो जिम्बेजी की बात करें, है ना, इंडियन ओशन, इस समय आपको बेसिकली क्या करना, करेक्टली जो है वह मैच करना था। तो अगर आप ये देख लेंगे कि कौन सी रिवर है वह किस सागर में जाके मिल रही है, जैसे हम गंगा की बात करें बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, अमेजन की बात करें, या फिर हम किसी और लेक की बात करें, ठीक है, मिसिसिपी रिवर की बात करें, तो ये आगे जाके किस सागर में मिल रही है, किस पार्ट में मिल रही है, वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। अब एक और क्वेश्चन देखो 2024 में अभी आया नहीं है 24, है ना, 2014 में, 2014 में जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया आप यहाँ पर, जब ये तो मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से रिवर और बाकी देखना है। आप देखोगे कि अभी यूक्रेन से जो क्वेश्चन है, और आना एक्सपेक्टेड भी था, यूक्रेन से क्वेश्चन 1.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच में अगर वॉर चल रहा है तो यूक्रेन से क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ही ज्यादा एक संभावित सा था, है ना। तो हम देखेंगे कि वहां से क्वेश्चन पूछा कि यूक्रेन के चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज है। इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं। जो बच्चे मैप पढ़ेंगे उनके लिए मैं एक और इंसाइट दे देती हूँ कि आपको कैसे मैप पढ़ना है, कि जैसे 14 में पूछा था कि जो अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की किसके बीच में लोकेटेड है, ब्लैक सी के बीच में या कैस्पियन सी के बीच में, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ स्वेज, या फिर मेडिटेरियन गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी, मृत सागर जो इजराइल में सबसे खारा है, आज हम बात करेंगे इसकी, है ना। तो यहाँ पर जो टर्की है वह किसके बीच पे है, तो स्पेशली ऐसे लोकेशन तो जरूर देखो जो किसी सी, दो इंपॉर्टेंट जो सी है उनके बीच में मिल रहे हैं। आया समझ में, आगे बच्चों समझ में कैसे मैप देखना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज की, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज की। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी, क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसको कर लेते हैं। कहां पर कितना जो पानी है ना, उसको, उसका वितरण है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दो क्वेश्चन जो 21 में पूछा, जो 2013 में पूछा, ठीक है। पहले हम कौन सा क्वेश्चन कर ले, पहले हम 2013 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट as ice caps and glaciers, out of the remaining fresh water the largest proportion। अगर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा जो फ्रेश वाटर है अगर वह आइस कैप्स में है, तो उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट अगर हम प्रपोर्शन की बात करें तो वह कहां पर पाया जाता है, फ्रेश वाटर, है ना। इज फाउंड द एटमोस्फेयर as moisture and cloud, is found the fresh water lake and river, exist as groundwater, exist at soil moisture, ठीक है। अब देखो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। क्यों है समझते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देख लो। विथ रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है द अमाउंट ऑफ वाटर इज रिवर एंड लेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। जो रिवर में वाटर है, लेक्स में जो वाटर है, वह ग्राउंड वाटर से अमाउंट ज्यादा है। The amount of water in polar ice caps and glacier is more than the amount of ground water, ठीक है। तो यहां पर देखो फर्स्ट जो है वह आपका रॉन्ग हो गया, करेक्ट आपसे पूछा है। सेकंड जो है वह सही है कि अगर हम पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स की बात करें तो इनमें जो अमाउंट है वह ग्राउंड वाटर से ज्यादा है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है बच्चों, पूछने का तरीका बस बदल गया, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूं, जैसे कि हम देखते हैं कि 71%, लगभग 1/3 हमारी जो पृथ्वी है, अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें, है ना, तो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% जो भाग है वह किससे कवर है, वह वाटर से कवर है, ठीक है। उसके अलावा जो 29% है वही ऐसा एरिया है जो कि लैंड एरिया है, भूमि का एरिया है, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं। इसके आगे की बात देखो कि अगर हम इस 70% वाटर कवर एरिया की बात करें तो इस 71% का 97% जो पानी है वो कहां पर है, ओशियन में है। और जो ओशियन में पानी है वह कैसा है, वह सॉल्टी है, वह लवणीय है, ठीक है। उसमें नमक की मात्रा जो है वह ज्यादा है
पीने योग्य नहीं है। तो 97% अगर हम वाटर की बात करें जो कि ओशियन में है, सागरों महासागरों में है, 97%। आगे देखो केवल 2.5% ही हमारे पास एज अ फ्रेश वाटर अवेलेबल है। अगर हम पीने के पानी की बात करें, फ्रेश वाटर है ना, या मीठा जल या साफ जल हम कहें, हमारे यूज के लिए कितना है, केवल 2.5% है। अब हमें जो मेन क्वेश्चन पूछा गया था वो इस 2.5% पे पूछा गया दोनों बार में, है ना। अब देखो इस 2.5% का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा देख लो कि इस 2.5 जो अवेलेबल है इसमें से 75% मतलब कुल फ्रेश वाटर का, टोटल फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं। टोटल फ्रेश वाटर का हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो 75% ऑफ फ्रेश वाटर, 75% ऑफ फ्रेश वाटर कहां पर है, ग्लेशियर्स में है। मतलब सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहां पर अवेलेबल है, ग्लेशियर्स में एंड आइस कैप्स में, ठीक है। फिर देखो 7% अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें इसके बाद, तो ये सेकंड नंबर पे जानते हो कहां है, जो भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर है। समझ में आ रहा है? आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, अब तो इस बार है ना, हद हो गई, अब तो हर चीज में बहुत ज्यादा बता रही है। ठीक है, तो सीखो ना, अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, जैसे मेंस के क्वेश्चन भी साथ साथ बता रही, तो क्या जरूरी है कि हमें केवल एनसीईआरटी बस थोड़ी मैंने कहा तो छठवीं सातवीं का हमें एग्जाम देना, हमें तो यूपीएससी का एग्जाम देना है। तो मैं इसलिए आपको यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंगली पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ रही हो, कह रही ये बहुत कुछ नहीं है एनसीईआरटी में, मैम डबल ट्रिपल पढ़ा रही है इससे, है ना, इसलिए क्लासेस आपकी लंबी भी हो रही है। होने दो, पढ़ना भी तो ज्यादा है। अगर बड़ी नौकरी चाहिए, आप अगर देखेंगे देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है यूपीएससी, आईएएस बनना, है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर ओहदा बड़ा है, कहते हैं कि अगर आपकी सफलता बहुत बड़ी है तो डेफिनेटली संघर्ष भी बहुत बड़ा होगा। तो 7% क्या है, आपका ग्राउंड वाटर है, ठीक है। अब देखो, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये समझ में आ गया। एक और बात समझ लो यहां पर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर देखिए, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका, फ्रेश वाटर का प्रपोर्शन, डिक्रीजिंग वाटर ऑफ प्रपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर, मीठा जल, शुद्ध जल। इसलिए तो हमारे वाटर स्ट्रेस की बात है ना, महासागरों का जल। कहते हैं जिन्हें साइंस के खिलाफ बोलना हो वो लोग इस बात को कहते हैं कि अगर विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है तो क्यों नहीं वे महासागरों का पानी मीठा कर देता। अब भाई ऐसी तकनीक है नहीं अभी, तो क्या करें, है ना। और अगर ये तकनीक है भी, देखो यूपीएससी यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और यहाँ पर कई कई सेंटेंस के बीच में डाल के इस तरह से पीटी में पूछा हुआ भी है कि अगर हम चाहते हैं कि जो ओशियन वाटर, ये सारे करंट के टॉपिक में आ जाते हैं, ये ओशियन वाटर जो है उसको फ्रेश वाटर में तब्दील करना, कन्वर्ट करने में जो आपका पैसा है, जो रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा है ऐसा करना। हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिसके माध्यम से हम इसको बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वह अवेलेबल कर दे, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर में सबसे पहले ग्लेशियर में है, सबसे ज्यादा ग्लेशियर एंड आइस कैप्स, ठीक है। फिर उसके बाद, इसके बाद सेकंड जो है वह ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल। सेकंड जो भूमि के अंदर जो जल है वो सेकंड नंबर पे है, सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स में है। तभी तो हमें क्लाइमेट चेंज से बड़ी समस्या है ना। तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर हो गया, फिर लेक हो गया, लेक्स हो गया, झीलें। लेक्स के बाद देखो सॉइल में भी मॉइस्चर होता है, सॉइल में भी मॉइस्चर होता है, ठीक है, ध्यान रखना, वरना आप सोचो कि यहाँ पे पानी कहाँ से आ गया। सॉइल मॉइस्चर लेक के बाद आएगा बच्चों, उसके बाद आएगा एटमॉस्फेयर। और अभी भी बहुत बच्चों को लग रहा होगा नदियों में तो इतना पानी है, भाई नदियों में सबसे लास्ट में आता है ये प्रोपोर्शन में, तो एटमॉस्फेयर, और उससे कम किस में है, रिवर्स में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, और ये रिवर्स जो है वह 6 पे आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ये। तो दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके देखे, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे और धीरे धीरे समझते हैं। अब इसमें ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि आप लगभग जो चीजें हैं उसको बच्चों पढ़ चुके हैं।
अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज हो गया, ठीक है। यहाँ पर ओशियन है, आइस कैप्स है, ग्राउंड वाटर है, फ्रेश वाटर लेक है, एटमॉस्फेयर है, रिवर है, ठीक है। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ चुके और इससे 2 क्वेश्चन जो आए थे 13 और 21 में वो भी हम कर चुके। और आगे अब हम बात करने वाले हैं ओशियन सर्कुलेशन की, ठीक है। अच्छा देखो, ओशियन ओशियन सर्कुलेशन, अगर ये देखो कि यहाँ पर जो पानी है वो ऐसा तो है नहीं कि एकदम स्थिर अवस्था में, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जो है वह उसमें मूवमेंट तो होगा। अब यहाँ पर हमें बस इसी मूवमेंट की जो बात है वह करनी है, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये जो ओशियन सर्कुलेशन है, इसको हम इंपॉर्टेंट, इसकी जो मूवमेंट है वह 3 है। 3 इंपॉर्टेंट इसके मूवमेंट है। सबसे फर्स्ट होगा जो कि होती है सी वेव्स यानी तरंगे। ये तरंगे कैसे उठती है, जैसे कि जब हवा चलती है तो हवा के साथ साथ जो वाटर सरफेस होता है वह भी मूवमेंट करता है ना, इस तरह की तरंगे। तो ये एक पहला मूवमेंट हो गया। अब इसी तरह की तरंगों में हम एक बहुत विनाशकारी जो तरंगे हैं जो कि हम सुनामी के रूप में जानते हैं, थोड़ी सी मैं इसकी चर्चा करूंगी। सेकंड जो है उसे कहते हैं हम ज्वार भाटा यानी टाइड्स, ठीक है। ज्वार भाटा यानी, पहले इसको समझ लो फिर आगे सब लिखवा दूंगी, है ना। ओशियन सर्कुलेशन में तो हम देखें कि यहाँ पर ये सी विप्स क्या कह रहे हैं, जैसे ये समुद्री तरंगे है ना, आपने समुद्र देखा होगा, शांत नहीं रहता है ना, शांत समुद्र अच्छे नाविक नहीं बना सकता। तो यहाँ पर हम कहते हैं ये वेव्स हो गई। अब लेकिन यही वेव्स जब बहुत ज्यादा ऊंची आती है और पूरे पूरे जो उसका एरिया होता है आसपास का, जो कोस्टल एरिया उसको डुबा देती, तहस नहस कर देती, तो ऐसी बहुत ऊंची तरंगे जब आती है उसे हम सुनामी कहते हैं। तो सुनामी कौन सी गति हो गई, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि सुनामी किस मूवमेंट में आएगा, वेव्स, टाइड्स या फिर ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराएं, ये वेव्स है ना, ये वेव्स है। अब देखो कभी कभी जो बच्चे गोवा या फिर कहीं भी गए, गोवा बेसिकली ऐसा है कि लोग जाते हैं ज्यादा घूमने के हिसाब से, वहां का कल्चर थोड़ा जीने के लिए। अब देखें कि बच्चों अगर आप कोस्टल एरिया में देखते हैं तो आप देखोगे कि जो समुद्र का पानी है वह आगे आता है और ऊपर उठता है, ठीक है, आगे आता है और ऊपर उठता है, और फिर उसके बाद नीचे गिरता है और पीछे हट जाता है। ज्यादातर समुद्री लहरों के अलावा अगर आपको कुछ देखना पसंद है तो ये कोस्टल एरिया का पार्ट, जहां तक पानी बहुत आगे आ गया फिर पीछे चला गया, ये दूसरी गति हो जाती है जिसको कि हम कहते हैं टाइड्स, ज्वार भाटा। यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा कि ये जो टाइड्स है वह क्या हेल्प करते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, ये क्या हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई जहाज यहां पर है, ठीक है, और अगर इस तरफ की लहर आएगी और इसको पार्क करना है, यहां पर लंगर डालना है जहाज को, और जब इस तरह की लहर आएगी, टाइड्स जो है ज्वार भाटा आएगा, तब इसको हेल्प मिल जाएगी, इसका जो जहाज यहां पर था वो अपने आप यहां आ जाएगा, फिर लहरें पीछे चली गई, ठीक है। अगर जो फिशिंग कर रहे हो उनके लिए भी यहाँ पे एक बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरीके से जो टाइड्स है वह हेल्प करते हैं, ठीक है। अब तीसरी तरंगे हो गई कि एक जो सर्कुलेशन है वह चलता रहता है बच्चों। तीसरा जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपका ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराएं। पूरे महासागर में अलग से अगर हम कहें कि अलग से जो नदियां टाइप की है, वो भी पूरी एक धारा कहीं ना कहीं जा रही होती है ना। जैसे तो यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, ओशियन करंट्स। जैसे कि सबसे पहली जो धारा उत्पन्न होती है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि पहली अगर हम धारा की बात करें, जैसे कि हम विषुवतीय धारा कहते हैं या फिर हम प्रति विषुवतीय धारा किसे कहते हैं, ठीक है, ये दोनों बातें भी पूछी गई है। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है कि ये जो पूरी पृथ्वी है, ठीक है, इसका मूवमेंट कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट, यही है ना, वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा एक बात बताओ, सारी चीजें लिखवाओगी अभी, बस समझ लो, वेस्ट टू ईस्ट है। आप देखो जितनी तेजी से आप एक ग्लास में पानी या कुछ भी भर लो, आप जितनी तेजी से इसको घुमाओगे तो जितनी तेजी से ऊपर का बॉटल घूम जाएगा, उतनी तेजी से क्या अंदर का पानी मूवमेंट कर पाएगा। वही बात होती है बच्चों कि अगर हम देखते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट जो पृथ्वी है ना, वह घूम रही है, और ऐसे में आप देखोगे कि जितनी तेजी से ये मूवमेंट हो जाता है उतनी तेजी से वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाता। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके चलते एक काउंटर जो धारा है वह भी
इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है वह भी उत्पन्न होती है ना। तो यहाँ पर रोटेशन की वजह से धाराएं जो है वह उत्पन्न होती है, ठीक है। तो काउंटर इक्वेटोरियल और काउंटर जो इक्वेटोरियल करंट है वह उत्पन्न होती है। इसके अलावा अगर, अच्छा लास्ट हमने बात की लो प्रेशर हाई प्रेशर एरिया की, जैसे कि हमने इक्वेटर की बात की, इक्वेटोरियल लो हमने उसको कहा, लो है मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या केवल अर्थ सरफेस का ज्यादा होगा या ओशियन सरफेस का भी ज्यादा होगा? डेफिनेटली यहाँ का जो ओशियन है, जो समुद्री सतह है उसका भी ज्यादा था। और ऐसे में जो भी पवन, देखो ऐसे में जो भी धारा है ना, अब हवा नहीं, अब हम महासागरीय धाराओं, महासागरों के जो पानी है उसकी बात कर रहे हैं। अगर मान लो कोई धारा इस तरीके से जाती है, मतलब आपका जो इक्वेटर है उससे नॉर्थ या फिर साउथ जाएगी, तो ये गर्म होगी या ठंडी होगी? लो प्रेशर से हाई प्रेशर, लो प्रेशर यानी ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जा रही है, तो ये तुलनात्मक रूप से कैसी होगी? गर्म होगी, है ना। इसको गर्म धारा कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? गर्म धारा कहेंगे। जैसे कि हम अगर इक्वेटोरियल करंट की बात करें, विषुवतीय धारा, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा देखो, जैसे कि एक हम देखते हैं अगुलहास। अब ये नाम कैसे पड़ जाते हैं? जैसे कि मैंने कहा अगुलहास धारा, या फिर मैं कह रही हूं गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। तो ये जो धारा है ये गर्म है, ठीक है, नाम पड़ जाते हैं जिस जगह से ये बह रही है। जैसे कि हमने एक जगह से कह दिया ब्राजीलियन धारा, ठीक है, कई जैसे यहाँ पे ब्राजील है, हमने कह दिया यहाँ पे ब्राजीलियन करंट है, धारा है। और ये जिस तरफ से जाएगी उस तरफ से बता दो, ये जा रही है इक्वेटर से लेके आगे नॉर्थ साउथ की तरफ, तब हमने इसको क्या कहा कि ये गर्म होगी ठंडी होगी? ये गर्म धारा होगी। आगे समझ दो कि बच्चों जो धारा मान लो ठंडे प्रदेशों से आ रही होगी गर्म प्रदेशों की तरफ, तो तुलनात्मक रूप से ये कैसी होगी? ठंडी होगी। जैसे कि अब ओयोशियो की बात करें, ओयोशियो है ना, ओयोशियो करंट, तो ये जो है वह कैसी होगी? ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों की आ रही है। तो कहीं भी अगर इक्वेटर की तरफ से जा रही है वह उच्च अक्षांशों की तरफ, हाई लैटिट्यूड्स की तरफ, वो डेफिनेटली वार्म करंट होगी, गर्म धारा होगी। और जो भी धारा, अब आपका काम क्या है? देख देख के चीजों को याद कर लेना। जैसे कि कैलिफोर्नियो, अब आपको नहीं पता कैलिफोर्नियो कहां पर है, अगर आप मैप देखोगे, आज आपके पास बहुत मैप का मैंने वर्क दिया है, सारी वाटर बॉडीज देखनी है, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, वो सब आपको देखना है, क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए हैं, है ना। और ये वाला मैप में आपको सारी जो धारा है, एटलीस्ट इसमें जो दी है वो बस याद कर लो। इतनी मैं आपको सुविधा दे रही हूँ कि इसमें जो दिया है बच्चों, इसको याद कर लो, एकदम रट लो। और जो बच्चा ऐसा कर ले, प्लीज कमेंट में लिखना कि यस मैम, मैंने मैप वाला जो होमवर्क है वह किया है। खुद से कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, कोई कितना भी अच्छा पढ़ा दे, डेफिनेटली यकीन मानो इस चीज को, कोई आपको आईएएस नहीं बना सकता, किसी की मजाल नहीं। खुद 4 आईएएस भी बैठ जाए ना, तो भी मिलकर अगर वो अपना एजेंडा बना ले किसको तो आईएएस बना के छोड़ेंगे, वो भी नहीं बना पाएंगे। खुद कोशिश करनी है, खुद से, है ना। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, सीधी सी बात ये, खुद मरो तभी जाके आपको स्वर्ग मिलेगा। खुद से मेहनत करो बच्चों, सेल्फ स्टडी करो, है ना। टीचर का काम होता है आपको बताना कि भाई आपको इस जगह पर जाना है, वहां तक जाना है। अब आप अगर नहीं गए वो आपकी प्रॉब्लम, आपको बता दिया कि इस पे आप बैठ के, यहाँ मैं याद तो करवाऊंगी नहीं कि मैं 4 बार आपको याद कराऊं अलग अलग तरीकों से कि यहाँ पे नॉर्थ, अगर हम अमेरिका की बात करें, ठीक है, साउथ अमेरिका की बात करें, तो यहाँ पर कैलिफोर्नियो यहाँ पर होगी, अलास्का यहाँ पर होगी, ठीक है। अब देखो कैलिफोर्नियो धारा चूंकि उच्च अक्षांशों से निम्न की तरफ आ रही है, तो ये जो कैलिफोर्नियो है ये कैसी होगी? ठंडी होगी, ठीक है। गर्म की अगर हम बात करें, जैसे कि हम अलास्का की बात करें, अलास्का धारा, तो भले ये ऊपर की तरफ है, लेकिन उसके बाद भी याद रखना कि चूंकि ये निम्न अक्षांशों से, मतलब जो लो लैटिट्यूड हम कहे उससे हाई लैटिट्यूड्स पर जा रही है, इसलिए ये क्या होगी? तो तुलनात्मक रूप से गर्म होगी, इसलिए हमने अलास्का जो है वह आपकी गर्म धारा है, ठीक है। आया समझ में गर्म और ठंडी धारा का कॉन्सेप्ट? आओ इस सारी धाराओं को हम यही बना लेते हैं, ठीक है। चलो पहले सारी ब्लू वाली को लिख ले, या आपका हुआ यहाँ पर ओयोशियो धारा, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है आपकी, ठीक है, और
बेंगुला धारा, ठीक है, बेंगुला धारा ठंडी है, ठीक है। और साथ में आप देख लें लैब्राडोर है, ये आपका लैब्राडोर ठंडी धारा है। ये 2-4 इंपॉर्टेंट धाराएं आपकी हो गई, ठीक है। हमबोल्ट या पेरू, याद है ना, हमबोल्ट या पेरू, इसका किससे वर्णन है, इसका किससे संबंध है, मॉनसून से संबंध है इसका। जो आप ला निनो अल निनो सुनते हैं, है ना, वो इसका संबंध है, इस धारा का बदल जाना। तो यहाँ पर ये रहा आपका पेरू धारा या हमबोल्ट, हमबोल्ट या पेरू, पेरू का तट है इसलिए पेरू, ठीक है। कुछ गर्म धाराओं की बात कर ले, जैसे कि हम अगर हम इक्वेटर की बात करें, तो यहां से इक्वेटर से जितनी भी धाराएं इधर उधर जा रही है वो सब गर्म होगी, ठीक है। इक्वेटर से जो धाराएं इधर उधर भाग रही है बच्चों, वो सब कैसी होगी, गर्म होगी, ठीक है, क्लियर है। और अगर हम इक्वेटर काउंटर करंट की बात करें, प्रति विषुवतीय धारा, प्रति विषुवतीय धारा क्यों पैदा हो रही है, पृथ्वी के घूर्णन से, रोटेशन से। इक्वेटर काउंटर जो करंट है ये भी। इसके अलावा अगुलहास गर्म है, ठीक है। गल्फ ऑफ स्ट्रीम, गल्फ ऑफ स्ट्रीम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, ये तो आप समझ गए, इक्वेटोरियल हो या फिर इक्वेटोरियल काउंटर करंट हो। ब्राजीलियन, ब्राजीलियन करंट, ठीक है, ब्राजीलियन। एक फॉकलैंड की भी धारा है, फॉकलैंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के पास में, अच्छा ये जो गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं थी जो कि आपको याद करना है। और भी देख लेना 2-4 जो इंपॉर्टेंट है। अब आपको याद कैसे करना है कि जैसे मैंने आपको कहा, ये आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो अगर मैं आपको बताना हो कि ब्राजील धारा जो है वह कहाँ है, या तो ब्राजील धारा के बारे में क्या कहोगे, सबसे पहले तो आपको पता है कि ये जो है वह एक वार्म ओशियन करंट है, गर्म महासागरीय धारा है। तो ये कहां पर होगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो ये कहां पर है, ईस्ट और नॉर्थ। हम कह दें कि ये बेसिकली नॉर्थ और ईस्ट साइड जो है, और ये किस तरफ से किस तरफ जा रही है, इक्वेटर से लेके आगे की तरफ जा रही है। और अगर हम यहीं पर फॉकलैंड की बात करें, तो ये सबसे पहले तो एक कैसी है, एक कोल्ड करंट है ना, एक कोल्ड ओशियन करंट है। और ये जो है वह कहा, ये इसकी स्थिति कहां पर है, तो बेसिकली आपका अगर ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो साउथ वाला पार्ट है, साउथ में भी ईस्ट, ईस्ट साउथ है ना, ईस्ट साउथ वाला जो पार्ट है, समझे। इस तरीके से आपको इसकी स्थिति, जैसे अब अगुलहास की बात करें, तो यहाँ पर ये जो अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका के कहां पर, ईस्ट पार्ट में, और ईस्ट में भी यहाँ पर इस साउथ में पूरी। आगे समझ में, तो सारी धाराएं मैंने आपको बता दी, बाकी मैं आपको देखना है। जरा इस क्वेश्चन को देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन रीजन वेयर। अगर हम फिशिंग ऐसी जगह देखें जहां पर बहुत ज्यादा जो फिशिंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो मछलियां है वह मिल जाती हैं, वो कौन सा पार्ट होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम फिशिंग ग्राउंड की बात करें, वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट मीट, रिवर ड्रेन आउट ड्रेन लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द सी, वार्म एंड कोल्ड ओशियनिक करंट मीट एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अडिलिटिंग। तो यहाँ पर कहां पर जो मत्स्य हम ये कहें कि मछलियां जो है वे ज्यादा पकड़ी जा सकती है, ज्यादा मिल सकती है। तो देखो, अगर हम वार्म एंड कोल्ड करंट, ओशियनिक करंट की बात करें, तो जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है, तो वहां से एक तरह से हम कहें कि जैसे देखो, महासागरीय जो जल है वह इस तरह भी चलेगा और डेफिनेटली इस तरह भी चलेगा, ठीक है। जहां पर गर्म और ठंडी
अगर ये इस तरह से ओशियन करंट्स जो है वह आपस में मिल रही है, तो यहाँ पर बच्चों एक अपवेलिंग वाली जो प्रक्रिया है वह भी शुरू हो जाती है। और इस तरीके से आपको याद रखना है कि यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ जो प्लैंक्टन्स है वह बढ़ जाते हैं, और अगर यहाँ पर प्लैंक्टन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो फिश की जो मात्रा है वह भी बढ़ जाती है, उनका भी अमाउंट बढ़ जाता है। और इसलिए ऐसी जगह पर, जैसे कि आप न्यू फाउंडलैंड सुनते हैं, न्यू फाउंडलैंड एक ऐसी जगह है जहां पर इस तरह के जो फिशिंग एक तरीके से बहुत लार्ज बैंक्स है, उसके पीछे कारण है कि वहां पर दो जो धाराएं हैं वह आपस में मिलती है, दो विपरीत धाराएं है ना, एक गर्म और एक ठंडी। ये नहीं कि दो धाराएं मतलब दो गर्म धाराएं मिल जाए, है ना, दो वार्म करंट या दो कोल्ड करंट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है एक तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि न्यू फाउंडलैंड है जो कि नॉर्थ ऑफ द जापान है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड जो ओशनिक करंट्स है वह आपस में मिलती है, वहां उस रीजन में फिशिंग ग्राउंड जो है वह बहुत ज्यादा होता है, और न्यू फाउंडलैंड इसका एग्जाम्पल है। न्यू फाउंडलैंड है ना, क्लियर। इस तरीके से जो यूपीएससी है वह क्वेश्चन पूछती है। अच्छा, तो वेव्स तो आपकी सारी कंप्लीट ही हो गई बताने बताने के चक्कर में। अब चलो थोड़ा सा वेव्स और सुनामी की बात करते हैं। ठीक है, वेव्स और सुनामी की बात हो जाए थोड़ी सी, तो यहां पर हम देखेंगे व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइज एंड फॉल अल्टरनेटिवली दे आर कॉल्ड वेव्स, है ना। जब हम देखते हैं कि महासागरीय सतह पर जो जल है वह लगातार उठता और गिरता है, जल का लगातार उठना व गिरना, इसको नहीं लिखती हूँ वरना नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, जो बात मैप की होती है उसे हम मैप में ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हमने देखा कि जो ओशियन राइजेस फॉल राइज एंड फॉल अल्टरनेटिवली, और यही जो है वह तरंगे कहलाती है, समझ गए। अब लेकिन इन तरंगों का एक बहुत ही भयानक रूप अगर हम देखें, वो क्या होता है, सुनामी होता है। ठीक है, इन तरंगों का बहुत ही भयानक रूप अगर हम देखेंगे बच्चों, ये सुनामी होता है, और बेसिकली ये बहुत ही ह्यूज टाइडल वेव्स होती हैं। ठीक है, सुनामी, याद रखना कि इनकी जो ऊंचाई है ना, बेसिकली ये 15 मीटर की हाइट तक, ये 15 मीटर तक हाई होती है। और अगर अभी तक की बात करें, अभी तक जितनी भी इस तरह की लहरें हम उठती हुई देखते हैं समुद्र में, कई आपने इस तरह के सीन देखे होंगे कि पानी आया, पूरा जो शहर है वह खत्म हो गया, कई हॉलीवुड मूवीज देखना, है ना, तो आपने इस तरह का सीन पक्का देखा होगा, या फिर कहीं ना कहीं आप इतने शॉर्ट और रील्स स्क्रॉल करते हैं, आपने ये सीन जरूर देखा होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, आप ये जो ऊंची तरंगे होती है पानी की, ये 15 मीटर हाई औसतन मानी जाती है सुनामी। साइलेंट रहता है, वो इंग्लिश के नियम है, उसको पढ़ लेना क्यों रहता है, इसको भी पढ़ लेना क्यों रहता है। तो यहाँ पर देखो कि ये जो हम वेव्स की बात करेंगे बच्चों, तो ये वेव्स अभी तक जो सबसे ज्यादा ऊंची उठी है अभी तक सुनामी जहां ये 150 मीटर की हाइट पर, और इनकी जानते हो स्पीड कितनी हो जाती है, स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर। खुद सोचो कि छोटे मोटे जो हवाई जहाज होते हैं ना, जो एरोप्लेन्स होते हैं, उनकी ये आपको 700 या 1000 किलोमीटर का रास्ता तय करना हो, आपको 1-1.5 घंटे लग जाता है ना। अगर हम एयरपोर्ट का टाइम हटा दें तो 1-1.5 घंटे का आपका सफर जो है वह हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों सोचो कि 700 किलोमीटर पर आवर से जिससे एरोप्लेन गुजरा करते हैं, उससे ये समुद्री तरंगे आती है, इनसे भाग पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है ना, वही वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर during a storm the wind blows a very high speed from huge waves, these many cause tremendous destruction, एक बहुत भयानक जो है वह एक तबाही को लेकर आती है। और जो सुनामी है एक जापान वर्ड से बना है, जापानी वर्ड हार्बर वेव्स यानी बंदरगाह तरंगे। ठीक है, या पोताश्रय तरंगे भी इसको कहा जाता है। बंदरगाह या पोताश्रय तरंगे किसको कहते हैं, या पोताश्रय क्यों कहा जाता है, कि क्योंकि बच्चों इनसे जो बंदरगाह है वे तबाह हो जाते हैं, इसलिए इनको हार्बर जो वेव्स है वह कहा जाता है, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरीके से इसको। ठीक है, अब ऐसी ही एक वेव आई हुई थी। ठीक है, अब हम एक सुनामी की बात करते हैं। याद रखना आपका पेपर 3 से फिर से इसको जोड़ लेना बच्चों, जो भी मैंने अब तक आपको चीजें बताई हैं वो सब मैं आपको मेंस के अकॉर्डिंगली भी बता रही हूं। तो पेपर 3 मेंस डिजास्टर मैनेजमेंट,
इससे आपका ये टॉपिक जुड़ जाता है। तो 2004 में एक जो सुनामी है वह आई थी, जिसने भारत सहित और जो आसपास के देश है बाकी उनके जो तट उनको बहुत प्रभावित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर लाखों लोग प्रभावित हो गए थे, बहुत सारे जो लोग हैं वह इसमें मारे गए थे क्योंकि समय नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इन सुनामी का पता लगाने के हमारे पास कोई बहुत सटीक अभी भी वो नहीं है, कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, और अगर पता चलता भी है तो शायद हमें 6 घंटे या फिर ऐसा समय मिले, बहुत कम समय मिलता, उतने में हम नहीं भाग पाते हैं, है ना। उतने में पूरा शहर खाली कराना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप देखो जो 2004 में जो सुनामी आई थी, और इस सुनामी का कारण क्या था जानते हो? इस सुनामी का कारण बेसिकली सुनामी आते क्यों है, जैसे कि आप इकट्ठा देख लेना कि जैसे कोई मान लो पानी की टंकी टूट जाए अचानक से, जो पानी है वह कैसे भागता है, बाल्टी टूट जाए, या फिर उसके अलावा आप ये देखोगे कि मान लो ये समुद्र के आपको पता होगा कि चाहे वोल्केनो हो या अर्थक्वेक की अगर हम बात करें, भूकंप की बात करें, तो ये पृथ्वी की सतह पर भी आते हैं और ओशियन सरफेस पर भी आते हैं ना। अगर समुद्र के अंदर अगर हम देखें तो जी नीचे जो समुद्री सतह है उस पे भी आते हैं। तो अगर वहां पर क्या होता है कि मान लो बहुत तेजी से कोई जो प्लेट है वह हटी, अब उस जल को भरने के लिए चारों तरफ से जो पानी है वह जाएगा, वहां से जो तरंगे हैं वह पैदा होंगी। तो जानते हो 2004 की सुनामी का कारण था जो इंडियन प्लेट है ना, इंडियन प्लेट जो है वो वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। ठीक है, जो वर्मा प्लेट है ना उसके नीचे धंस गई थी बच्चों। ये प्लेट धंस के यहाँ पे नीचे ऐसे टूट गई, और इससे बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो इस तरह की लहरें हैं वह शुरू हुई, है ना। इस तरह की जो लहरें हैं वह शुरू हुई, और ऐसे में हम देखेंगे अगर हम बात करें इंडिया के सबसे सबसे साउथ, सबसे दक्षिणी भाग की, सबसे साउथ जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। सबसे साउथ पॉइंट है यहां पर इंदिरा पॉइंट, इसको कहा जाता था, कहा जाता है, यही कह देंगे। और ये पता है आपको सबसे दक्षिणी बिंदु है साउथ मोस्ट पॉइंट। और ये 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें डूब गया, है ना। 2004 में जो सुनामी आई थी ना उसमें ये जो इंदिरा पॉइंट है ये डूब गया। कारण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, बेसिकली बच्चों इसका कारण क्या होता है? अगर मैं आपको इसके कुछ कारण की बात बताऊं कि आखिर ये जो सुनामी है और क्यों और किन कारणों से आती है, तो कुछ रीजन आप यहाँ पर लिख लो, कुछ रीजन आप लिख लो यहाँ पर कि ये जो बहुत विनाशकारी पवने होती हैं जिससे कि टर्बेनस डिस्ट्रक्शन होता है, तो अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार, वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार, अंडर वाटर लैंडस्लाइड, पानी के अंदर अंडर वाटर लैंडस्लाइड। ठीक है, तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से ये जो तरंगे हैं वह उठती हैं। और जैसे कि 2004 में हमने कहा कि इंडियन प्लेट का नीचे धंस जाना बर्मा प्लेट के, और इस वजह से ये जो सुनामी है वह हुई थी। तो यहाँ पर क्या होता है, शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर, इन रीजन से क्या होता है, शिफ्ट लार्ज, एक इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ, लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। आपको पता है ये तरंगे ना जब बहुत ही गहरा समुद्र होता है उसमें पता नहीं चलती, उसमें होता है कि जो जहाज है जो समुद्र के अंदर है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, जो तटों पर लोग हैं वो सबसे ज्यादा असुरक्षित है। 2004 में जानते हो क्या हुआ था, जब पानी इतना पीछे गया तो क्या हुआ कि लोग जो है वह वहां पे सब जितने लोग जो ज्यादा डेथ किए थे ना बच्चों, वो जनता थी जो देखने खड़ी हो गई थी, अरे इतना पीछे जो पानी है वह कैसे चला गया, और जब वो पानी लौट के आया कोई नहीं बच पाया वहां से। तो यहां पर आप देखो कि हमने बात की थी कि वेव्स जो है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में जो ओशियन वाटर है वो शिफ्ट हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर बहुत गहरे में बात करें, है ना, बहुत डीप में अगर जाए ओशियन के, तो यहां पर ये ज्यादा महसूस नहीं होती, ठीक है, यहां पर ये ज्यादा महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये कोस्टल एरिया को टच करती हैं, जैसे ही ये तब यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, और ये 150 150 100 100 फीट ऊंची, आप सोचो
जैसे कि शायद यहाँ पर जिस रूम में मैं हूं ये शायद 12 फीट के आसपास होगा, ठीक है। और इतना पानी, इतना क्या, जो पानी से डरने वाले लोग हो, है ना, वो भले हाइट आपकी 5'5" हो फिर भी 5 फीट के पानी में आप डूब जाओगे। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि देखो इस तरह से जो 100 मीटर या फिर इस तरह से 100 फीट ऊंची अगर तरंगे आ रही, इनसे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये तरंगे गहरे समुद्र जो है उसमें ज्यादा महसूस नहीं होगी, उसमें जो जहाज है उसको महसूस ही नहीं होगा, वो सोचेगा अरे नॉर्मल लहर थी, क्योंकि लहरों तो बहुत आती रहती है इस तरह की वेव्स, तो वहां पे ये लगता है कि कुछ नहीं है, नॉर्मल था, उन्हें महसूस नहीं होता कि सुनामी आई है। कोस्टल एरियाज वाले लोगों को पता चलता है कि भाई सुनामी आई थी। तो 2004 की सुनामी की बात करें तो अब से सबसे ज्यादा एक भयंकर सुनामी ये थी, ठीक है। और जानते हो इसका हम देखेंगे कि इसका जो बेसिकली एक अधिकेंद्र था वो सुमात्रा के आसपास था, ठीक है, सुमात्रा के आसपास था। और इसमें ये जो अर्थक्वेक आया था, ये प्लेट्स के शिफ्ट होने से ये जो अर्थक्वेक आया था वो जानते हो कितना था, 9 पॉइंट का, 9 पॉइंट का था, सोचो 9 पॉइंट का था, ठीक है। और इसमें भारतीय प्लेट जो है वो वर्मा प्लेट के एक तरह से नीचे धंस गई थी, ठीक है, नीचे धंस गई थी। और जो महासागरीय जो तल है बेसिकली 10 से 20 मीटर शिफ्ट हुआ, और 10 से 20 मीटर शिफ्ट होने के साथ इतनी जो भयंकर सुनामी है वह आई हुई थी, ठीक है। और याद रखना कि इससे लगभग 10,000 लोगों से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी मृत्यु हुई थी। ज्यादातर प्रभावित जिन तटों को किया था, आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया था, तमिलनाडु, केरला, मतलब ज्यादातर हम देखिए जैसे पांडिचेरी की बात करें, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप नहीं, अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार का जो एरिया है वो सारा, क्योंकि अब सारे आइलैंड्स हैं, बहुत प्रभावित हुए थे, ठीक है। इसके बाद देखो कहते हैं कि मतलब जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ कि अभी भी आपको सुनामी के जो संकेत है वो बहुत जल्दी मिलेंगे, तो आपको 3 घंटे का समय मिलेगा लगभग। अब हो सकता है इस तरह की और टेक्निक्स जो है वह विकसित हो गई है जिससे आपको समय जो है वह और ज्यादा मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इससे आपको, अगर आप ओशियन को लेकर बहुत ज्यादा अगर आप इस तरह की टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे, रिसर्च करेंगे, तब आप इस तरह की चीजों से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये सुनामी वाली बात हो गई, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो तरंगे जब कोस्टल एरिया पे आती है तब जाके अपना भयानक रूप दिखाती है, गहरे जल में इनका पता भी नहीं चलता है, सामान्य लहरों की तरह होती है। तो यहाँ पर यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वह क्या था, अच्छा देखो, अच्छा एक बार और देख लो, जैसे कि यहाँ पे जो प्लेट टूटी तो यहां से इस तरह का वेव एक उठा, और ये जो इनकी ऊंचाई थी ये नॉर्मल थी बाकी सी में, लेकिन जैसे ही कोस्टल एरिया के पास आती है वो इस तरह से उठ जाती है, ठीक है। समझे इस बात को, ये था आपका सुनामी 2004 का, पढ़ लेना इसको। अब एक और लास्ट हम देखते हैं जो कि हम टाइड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो वेव्स की बात होगी, सुनामी की बात होगी, ओशियन करंट की बात होगी, आपको होमवर्क भी दे दिया। और अब हमें एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो आपकी है टाइड्स की, ठीक है। देखो ज्वार भाटा, ज्वार भाटा का मतलब होता है कि जो महासागरीय जल है वह एक बार उठ रहा है एक बार गिर रहा है, ठीक है। अब ये जो महासागरीय जल का उठना और गिरना था, ये जो महासागरीय जल का उठना और गिरना था, ये क्यों था बेसिकली, क्यों आखिर जो महासागरीय जल है वह उठ और गिर क्यों रहा है, कुछ तो इसके पीछे फोर्स काम कर रहा होगा। तो इसके पीछे एक क्वेश्चन दिखाऊं, है ना, क्वेश्चन दिखाती हूँ उसके बाद फिर हम, चलो कोई नहीं, है ना, क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल नहीं किया, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो टाइड्स आ रहे हैं, जो ज्वार भाटा आ रहा है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो देखो दिन में 2 बार, है ना, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्विस्ट इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। 2 बार जो है जल का ऊपर उठना और तट के पास आना, नीचे गिरना, पीछे हटना, यही ज्वार भाटा कहलाता है। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट हाईएस्ट लेवल, ठीक है। जब हम देखते हैं कि जो बहुत सर्वाधिक ऊंचाई तक जो टाइड आते हैं वो बहुत सारा जो हिस्सा है उसको डुबो देते हैं, तट का एरिया, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि जब वो अपने निकटतम स्तर तक आता है, लो टाइड व्हेन वाटर फॉल इट लोएस्ट लेवल ऑन रिसीड फ्रॉम द शोर। तो जब हम देखेंगे कि निम्न स्तर तक आ जाता है और तट के जो है वह पीछे चला जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, तो यहां पर हम इसको लो टाइड कहेंगे, ठीक है। तो ज्वार और भाटा तो अलग अलग, ज्वार का मतलब होगा कि जल का ऊपर उठना आगे आना, भाटा का मतलब होगा नीचे होना और पीछे चले जाना, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि इसके जो कारण है वह आखिर है क्या, ठीक है, रीजन की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था
क्वेश्चन यूपीएससी ने जो पूछा था, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ टाइड के बारे में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ टाइड के बारे में जो क्वेश्चन है वह पूछा था कि आखिर इनका फॉर्मेशन क्यों होता है। एक लाइन में आपको इसमें बता दूं, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखो, द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सन और मून है ना, इन दोनों का बेसिकली जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके चलते मून एंड सन का, ठीक है, सन का और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसके चलते ये जो टाइड है वह आते हैं, इसके चलते जो जल है वह क्रिया करके ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। टाइड के कई टाइप्स होते हैं। देखो, टाइड के कई टाइप्स होते हैं, क्यों? क्योंकि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, वो बदलती रहती है। आपको पता होगा कि अर्थ जो है वह प्लैनेट है। चैप्टर नंबर 1 याद करो, क्लास 6 का, सोलर सिस्टम, है ना। उसमें हमने जाना था कि प्लैनेट वो होते हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। अर्थ एक प्लैनेट है। और यहाँ पर हमने बात की थी कि जो सैटेलाइट, जो उपग्रह है, वो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो मून क्या होता है? अगर मून जो है वह एक प्राकृतिक है ना, एक नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ का एकमात्र भी है। तो यहाँ पर जो मून है, कभी यहाँ कभी यहाँ स्थिति बदलेगा। अर्थ की जो स्थिति है वह भी कहीं कहीं बदलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके चारों तरफ ये जो स्थिति है वह बदलती रहती है। तो देखो, नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड, ठीक है, दो प्रकार के जो टाइड है वह आप देख लो। एक तो होगा लघु ज्वार भाटा, ठीक है, नीप टाइड यानी लघु ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा कब आएगा? जब जो मून है और सन है ना, बेसिकली एक समकोण स्थिति पर होंगे, तो लघु ज्वार भाटा आएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मून है ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जो सन है ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और जो अर्थ है वह अपना फोर्स लगा रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो वाटर है वह संतुलित हो जाता है, एक बैलेंस बन जाता है इन दोनों ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बीच में, और इस वजह से जो टाइड आते हैं वह लघु ज्वार होते हैं। अब ज्यादा हाई टाइड कब आते हैं उसको देख लो, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ज्यादा हाई टाइड कब आएंगे? जब जो सन और मून है वह एक तरफ होंगे, तब भी ज्यादा आते हैं। और यहाँ पर मून एक साइड है और दूसरे साइड सन है, बीच में अर्थ है, तब भी इस तरह के जो टाइड है वह आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि लघु ज्वार भाटा और बृहद, ये हिंदी के वर्ड्स भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीप टाइड है वह कब आएंगे? जब सन, अर्थ और जो मून है बेसिकली ये एक समकोण की अवस्था में होंगे, तब आएंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, ओशन करेंट्स आपका हो गया। चलो आप थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? वर्षण क्या है? जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है? संघनन करके, कंडेंस होके वह नीचे आ रहा है वाटर के रूप में, तो उसको हमने वर्षण कहा। इसके टाइप्स भी हमने देख लिए। व्हाट इज वाटर साइकिल? तो एटमॉस्फेयर, लैंड और ओशियन, इसके बीच में वाटर का जो सर्कुलेशन, जो फॉर्म हो रहा है, चेंज हो रहा है, वही वाटर साइकिल है। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स? ठीक है, कि यहाँ पर जो वेव्स की बात करें, इसकी ऊंचाई को क्या प्रभावित करेगा? विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर? अच्छा, ओशियन वाटर की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा क्या है जिसको प्रभावित करेगा, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी के जो लास्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, मैं आपको 2012 में आया हुआ एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ, जो कि इसी से पूछा गया था। यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया था बच्चों कि जो ओशियन करंट है वह किससे इन्फ्लुएंस होती है? रोटेशन ऑफ वाटर। ओशियन करंट किससे इन्फ्लुएंस होती है? रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घूमना। एयर प्रेशर एंड विंड। एयर प्रेशर एंड विंड। डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर, जो घनत्व होता है, डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर। और रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। रिवॉल्यूशन मतलब, तो यहां पर ये 1 2 3 एंड 4। अब बताओ
देखो रोटेशन जो मैंने लास्ट आपको बताया कि जो अर्थ है वह वेस्ट टू ईस्ट जो है वह रोटेट कर रही है, ऐसे में जल इसके साथ साथ नहीं चलता है और इससे एक जो काउंटर धारा है वह पैदा हो जाती है। इसका मतलब रोटेशन ऑफ द अर्थ तो ओशियन वाटर जो है इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ओशियन करंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एयर प्रेशर की हम बात करेंगे तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो एयर है वह जाएगी और ऐसे में केवल एयर एयर का सर्कुलेशन हो गया, उसके साथ साथ जिस तरफ से हवा बहेगी उस तरफ से पानी भी बहता है, तो ये भी प्रभावित करेगा डेफिनेटली। थर्ड देखो डेंसिटी ऑफ द वाटर, जैसे मान लो कहीं पर जो सैलिनिटी है वह ज्यादा है ना, कहीं पर सैलिनिटी कम है, तो आप देखोगे कि ज्यादा सैलिनिटी जहां है वहां से पानी आएगा, कम सैलिनिटी वाली तरफ जो है वह बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख लेना थोड़ा सा। तो थर्ड जो है ये भी सही है। फोर्थ की अगर हम बात करें, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी है वह घूम रही है ना, एक साल में चक्कर पूरा करती है 365 डेज, है ना। बाकी बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि 365 नहीं, ये 365 डेज प्लस 6 आवर होता है, और जब ये 4 साल में 24 घंटे हो जाता है तब हम लीप ईयर बनाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन रिवॉल्यूशन को कोई सीधा पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 1, 2 एंड 3। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था बच्चों 2012 में जो पूछा गया था। आया समझ में, आया समझ में। चलिए, तो हाई सैलिनिटी से लो सैलिनिटी की तरफ जो करंट है वह जाएंगे, ओशियन करंट। व्हाट आर टाइड एंड हाउ आर दे कॉज्ड, टाइड्स क्या है ना, किस क्यों आएंगे। व्हाट आर ओशियन करंट्स, ओशियन वाटर इज सॉल्टी, गिव रीजन व्हाई। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज, क्यों खराब हो रहा है, जल की गुणवत्ता का ह्रास क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो, और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और आपको मिल जाएंगे, जैसे कि टिक द करेक्ट आंसर, द प्रोसेस by which water continually change its form and circulating between ocean, atmosphere and land। क्या देखा था हमने, वाटर साइकिल है। जनरली द वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर, कहां पर वार्म ओशियन करंट्स जो है वे जनरली कहां पर ओरिजिनेट होंगी, कहां पर बनेगी, क्या जाना था हमने, इक्वेटर है ना, इक्वेटर, जो कि वहां पर सूर्य का जो ताप है वो ज्यादा, सोलर एनर्जी ज्यादा मिल रही है इसलिए। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड, वेव या ओशियन करंट्स, टाइड है ना। अब मैच द फॉलोइंग, कैस्पियन सी क्या है, कैस्पियन सी की बात करें लार्जेस्ट लेक है। टाइड की बात करें पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। सुनामी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स है। ठीक है, और ओशियन करेंट्स की बात करें तो ओशियन करेंट्स क्या है, स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ, ये इसमें नहीं दिया। ये था आपका चैप्टर। चलो खैर, तो आज की क्लास में इतना ही है ना। याद रखना कि इसमें आपको अगर लगे सुनामी हमें एक बार फिर पढ़ना है, टाइड और ओशियन करंट हमें एक बार फिर पढ़ना है, लेकिन जो जो बातें मैंने आपको बताई ये सारा तैयार कर लेना बच्चों, इसको बहुत अच्छे से याद करना, बहुत क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि हम ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन की बात करेंगे। आई होप कि ये क्लासेस आपको ज्योग्राफी को समझने में काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो जो भी आपको कहा जा रहा है, जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है, जो क्लासेस आप देख रहे हैं, बहुत अटेंटिव होकर आपको देखना है, सीरियस और सिंसियर होकर नोट्स बनाओ, साल भर पढ़ो बच्चों, साल भर पढ़ो, है ना। जो बच्चे कॉलेज गोइंग है उनके पास समय है अगर 1-2 साल का, तब भी आप अपने 1-2 साल बहुत अच्छे से यूज करें, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करो, अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, चीजों को प्रॉपरली रिवाइज करते रहो। जो स्ट्रैटेजी मैंने एक दिन बताई थी आपको, आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं 1 या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए नहीं, क्योंकि उसमें ऑप्शनल और करंट अफेयर सारी चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत अपडेट होना पड़ जाएगा वरना। तो अगर आप 24 या 5 में देने वाले हैं तो जो स्ट्रैटेजी आपको बताई गई उसको फॉलो करो, अपना टाइम बस उसमें डबल कर लो। शुरुआत से जो 1-2 साल जिन बच्चों के पास है 3 साल है, अपना बेसिक करो, क्लासेस को बहुत सिंसियरली देखो। 3 सब्जेक्ट अभी आपको इस फाउंडेशन पे कराए जा रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, है ना। तो पॉलिटी और ज्योग्राफी को हम पैरेलल साथ साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे ही 7 का ज्योग्राफी खत्म होगा, 8 का पॉलिटी होगा, फिर 8 का ज्योग्राफी होगा। इस तरीके से 3 आपका सब्जेक्ट चल रहा है। प्रॉपर रिवाइज करो, पीवाईक्यू देखो, थोड़ा थोड़ा सा मेंस की आंसर राइटिंग शुरू करो,
रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नहीं करोगे सब भूल जाओगे। ज्योग्राफी में रिवीजन की ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो रोज आपको न्यूज़पेपर और बाकी जगह पर देखने को नहीं मिलता। सामान्य जीवन में ज्यादा इसकी बातचीत नहीं होती, लेकिन पॉलिटी की हो जाती है, इसलिए आपको पॉलिटी इजी लगता है, उसका रिवीजन हो जाता है। ज्योग्राफी का नहीं हो पाता है, इसलिए आपको ज्योग्राफी को थोड़ा सा सीरियस लेके बार बार रिवाइज करना है। बाकी मैं कोशिश करती रहूंगी कि आपको जितने बेहतर तरीके से हो सके क्वेश्चन से भी, मैप से भी, डायग्राम से भी, नोट से भी कंप्लीट कराया जाए ज्योग्राफी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।